गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके भाई, ठीक है। रॉन्ग, ये लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेते हैं इसको करेक्ट। एक सेकेंड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 1। अब ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 1। नाउ इट्स फाइन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोगों का इस वक्त हो रहा है ना। यस एवरीबॉडी, एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? और आज का डेट है बेटा क्या? आज का डेट क्या है? 12 है ना। टुडे इज 12th ऑफ, नहीं टुडे इज 11th है ना। एक्चुअली वो उसमें बेटा 12 बाद में रहता है ना, तो 12 इज द दिसंबर एंड 11 इज द डेट। 11 इज द डेट ऑफ 12 यानी कि दिसंबर। वाओ, यूजलेस बातें। ठीक है, सो 11/12/2025 और बेटा 12 तो तुम्हारे भी बजे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बेटा शुरू करेंगे आज का लेक्चर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेक्चर नंबर 1 होने वाला है आज का, ठीक है ना। तो एक बारी हम सबसे पहले ऑडिबल एंड विजिबल, बच्चा कह रहा है ऑडिबल, ODIBLE, ऑडिबल है हम बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज अ छोटा सा चैप्टर, लेकिन हम एक बारी क्विक रिवीजन आज कर सकते हैं बिकॉज जो इसकी तपस्या सीरीज आएगी वो मैं इस सैटरडे मोस्ट लाइकली रिकॉर्ड करूंगी, तो वो नेक्स्ट वीक आपको मिलेगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तपस्या सीरीज PYQs हम कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम बेटा सबसे पहले मैं आज का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बट एक बारी हम इसका लास्ट क्लास का रिवीजन भी कर लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है विच इज इंट्रोडक्शन। क्या स्ट्रैटेजीज थी? वैसे भैया एक पानी भैया गिर जा भैया भैया एक पानी आ चुका है, वो मेरे लिए आया था क्या? तो फिर भैया ये नहीं चाहिए, इसको मिक्स कर देते, वो गुनगुना है, ठीक है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। यस, तो मैंने क्या बोला बेटा? मैं ये बोल रही थी कि आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट विच इज लाइक अ काइंड ऑफ कहानी, बट दैट कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सुनेंगे मेरी जुबानी। वाह मैम, देखिए बहुत ही बेसिक बातें हैं, बट कुछ ऐसी बातें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करते हैं जो इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों की भी बात करने वाली हूं जिनको तो ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो पार्ट जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, इस वाले पोर्शन को मुझे इंस्टाग्राम पे भी डाल देना चाहिए, है ना। तो एनीवे आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ठीक है ना। और फिर हम पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखा जाए एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड देन हाउ डू वी कंट्रोल इट, कैसे उसको बेटा लागू किया जाना चाहिए, ये वाली बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइस हम शुरू करेंगे। यस एवरीबॉडी, एक बारी मुझे बता दीजिए हाउ इज दी जोश, क्योंकि हम करेंगे पहले क्विक रिवीजन। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एंड गाइस किसी भी टॉपिक को आपको बेटा देखिए हर पोर्शन में से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे छोटा सा चैप्टर है, बट अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं। PYQs करते हो तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाता है, तो डू नॉट टेक एनी टॉपिक लाइटली। भले ही तुम्हें ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये तो ज्ञान की बातें हो रही हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट ऐसा है ही, अब उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं ना बेटा। हाँ, उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग हो सकता है मैं आपसे बोलूं कि बेटा कुछ एनसीईआरटी का उसका पोर्शन तुम खुद से रीड कर लेना, बट जनरल बातें पढ़ाई ऑफ कोर्स आप मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो इन जनरल हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, पर पहले समाप्ति एक्सप्रेस कर देती हूँ, फिर बेटा लेट मी ऑल्सो टेल यू करूंगी। तो हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, नहीं तो ये बेटा ये वाला पोर्शन कट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना भैया को। तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा अबाउट बेटा गेस्टेशन, और हमने कहा द एंटायर एम्ब्रियोनिक द टाइम पीरियड ऑफ एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गेस्टेशन which as per NCERT for humans is on an average 9 months। मैंने कहा उसको भी तुम अगर from the day of fertilization कैलकुलेट करते हो तो 38 वीक्स का हो गए या फिर 266 डेज, और फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुई यानी ओव्यूलेशन हुई ऐसा मान के चल रहे हैं
तो उसमें और 14 दिन आगे के और ऐड कर दूंगी तो अप्रोक्सीमेटली डे ऑफ बेटा द एंटायर गेस्टेशन पीरियड निकल जाएगा 14 और ऐड कर दूंगी तो फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 280 डेज या 40 वीक्स के अराउंड हम कह सकते हैं, लेकिन एज पर एनसीईआरटी 9 मंथ्स हम कह रहे हैं। एंड हमने कहा 18 to 22 months फॉर एलिफेंट, 50 to 65 डेज ऑन एन एवरेज फॉर कैट्स एंड डॉग्स इज द गेस्टेशन पीरियड। हम ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड में हम कहते हैं वी कैन डिवाइड इट इनटू सर्टेन ट्राइमेस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 months। किसी की बेटा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, मतलब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है जब 3 महीने खत्म हो जाते हैं, वीक तो नहीं बोला, 3 महीने खत्म हो जाते हैं, और 1 महीने में आपके पास 4 वीक्स है, यानी 12 वीक्स खत्म हो गए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। फिर 24 वीक्स खत्म हो गए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, एंड सो ऑन। हर एक महीने में बेटा कुछ कुछ चीजें बनती है। कुछ में क्या क्या बनता है? कुछ तो बना है, कुछ बन गया है। क्या बनता है गाइस? तो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus can be noticed by listening to the heart sound. You can listen to the heart sound by stethoscope. After 1 month heart is formed. सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाएंगे बेटा, ठीक है ना। पर तो खैर बाद में बनते हैं, ठीक है ना, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पर भी बन जाते हैं, बट अभी तो बेटा लिम्स एंड डिजिट्स ही बनेंगे। और फिर बेटा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 महीने हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, लिम्स बड़े वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएगा। और बेटा 5th मंथ आएगा तो बच्चे के सर पे आएंगे बाल, और वो खुशी से बेताब बावला हो जाएगा। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी 5th मंथ, याद है ना सभी को, सर पे बाल आए तो खुशी से पागल हो गए। फिर बेटा हम बात करेंगे 6th मंथ की, तो सर पे बाल आ चुके हैं तो हेयर, फाइन हेयर ऑल ओवर द बॉडी, आईलैशेस आर फॉर्म्ड एंड आईलिड्स ओपन। एंड बाय द एंड ऑफ बेटा ऑलमोस्ट 9 months बच्चा पूरा डेवलप्ड है और दुनिया में बेटा आने को वो तैयार है, आना चाहे या ना चाहे वो तो बाद की बात है, पर आने को वो तैयार है, और परिवार उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने को भी तैयार है गाइज। बट एनीवे ये लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है वैसे, है ना। मैं कुछ टाइम पहले रियलाइज कर रही थी कि हम लोग ना बहुत ज्यादा अभी भी इनफैक्ट, है ना, विच इज, देखो अब सब चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों पर भी इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए बच्चों में, जब हम स्पेशली हम स्कूल में होते हैं, चाइल्डहुड वाला टाइम है, स्पोर्ट्स वगैरह में, है ना। इन सब में तो मतलब इन सबको तो फालतू माना जाता है ना, कि ये तो खेलता रहता है, 24 घंटे खेलता रहता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है स्पोर्ट्स की, और इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, सारी इंपॉर्टेंस इसी चीज की होती है, हालांकि होना चाहिए भाई। बट एनीवे हम बेटा उस कहानी में नहीं जाएंगे आज, हम यहाँ तक की कहानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सी चीज क्या डेवलप हुई, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, पार्चुरेशन की, विच इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, विच द सिग्नल कम्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड बच्चा, एंड द सिग्नल्स ऑल्सो कम फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में भी तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, विच इज अ डिफ्यूजन बाउंड्री विच ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजों का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग इज गेटिंग टू द बच्चा थ्रू द प्लेसेंटा, एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, द नाइट्रोजनस वेस्ट CO2 कमिंग आउट ऑफ द बच्चा ऑल्सो बेटा पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। तो एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री काम कर रहा है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, बहुत सारे हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। सो एज अ ग्लैंड भी काम करता है। रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, एनसीईआरटी ने रिलैक्सिन बेटा ओवरी के लिए लिखा हुआ है, इट्स ओके। रिलैक्सिन लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है। पार्चुरेशन में जो हम कहते हैं ना, पार्चुरेशन होता है, ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और बच्चा इजीली बर्थ कैनाल से बाहर आ पाए उसके लिए हम क्या करते हैं ना, प्यूबिक, क्योंकि बच्चा बाहर आना है तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो हमारी कॉक्सल बोन्स से हमारा जो गर्डल है, बेसिकली गर्डल बोन्स का जो कनेक्शन है विच इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ बेटा बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा से क्या सिग्नल आता है? जैसे ही प्लेसेंटा बेटा वीक होती है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो ड्रॉप हो जाता है, एंड इट स्टार्ट सिक्रीटिंग कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH दैट गोज इनसाइड द बच्चा, एंड बच्चे के पेट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ACTH। ACTH बच्चे के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, तो बच्चा सांस बेटा इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ब्रीदिंग, एंड बच्चा फिर ट्वाई ट्वाई, ठीक है ना, पर चलिए बच्चा आ गया है जिंदगी में, और बच्चा भी रोएगा और दुनिया को भी रुलाएगा गाइस।
व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड इट इज। कॉर्टिसोल के बाद आता है दूसरा हार्मोन डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, DHEA। और DHEA का अभी कोई काम नहीं है, उसका कन्वर्जन होता है इनटू ईस्ट्रोजन बाय प्लेसेंटा। ईस्ट्रोजन क्या करती है? ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बनाती है। ये सारा कार्यक्रम प्लेसेंटा ने किया बेटा। इनफैक्ट ईस्ट्रोजन ने यूटेराइन यूट्रस से भी बेटा क्या रिलीज करवाया? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करेंगे यूटेराइन वॉल से। फिर हम बात करते हैं सपोलो की ऑक्सीटोसिन कैसे होगा? बच्चा जब पूरा डेवलप हो गया, बच्चे से क्या सिग्नल जा रहा है? वहां से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जा रही है मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट कर रहा है। भाई एसी तेज कर दिया है क्या अनिरुद्ध? अनिरुद्ध प्लीज एसी को नॉर्मल कर दो, बहुत ज्यादा तेज मत करो। फिर ऑक्सीटोसिन बेटा किस पर एक्ट कर रहा है? यूटेराइन मायोमेट्रियम पे, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो और ज्यादा बेटा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाने में स्टिमुलेट करता है। ये एक साइकिल है बेसिकली, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस, जितनी कॉन्ट्रैक्शंस उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तो पार्चुरेशन हो जाता है। प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसको एक्सपेल होना भी जरूरी है। हमारे केस में प्लेसेंटा भी कंप्लीटली एक्सपेल हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुख दर्द और समस्या तो नहीं? यस एवरीबॉडी बताइए। बर्थ हार्मोन सब कुछ। और बेटा डॉक्टर्स क्या करते हैं? आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन पिटोसिन के भी इंजेक्शंस देते हैं टू इंड्यूस लेबर पेन। यस एवरीबॉडी। हाँ भाई, एक बच्चा कह रहे एसी चलाते हैं भाई, 16 पे भी चला देते हैं। बताओ, दिसंबर जनवरी में 16 पे चलना जरूरी इसलिए क्योंकि छोटा सा रूम है, बड़ी लाइट जलती है, बिल्कुल नहीं तो एकदम गर्म हो जाता है, तो दिक्कत है बेटा, है ना, बेहोश पाई जाऊंगी मैं किसी दिन। तो एसी थोड़ा बहुत चलाओ, लेकिन भैया 16 पे कौन चलाता है ठंड के टाइम पे? ठीक है। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? डन 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 एवरीबॉडी। शांभवी कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस सपोली। बट मैं कहने का मतलब बेटा ये है, देखिए जो मैं तुम्हें कह रही थी ना कि थोड़ा बहुत, अब तुम्हें जिस टाइम पे मैं बता रही हूँ दैट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्चुअली टेल यू कि फैमिलीज में स्पोर्ट्स में भी बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए मैं वैसे हम लोग की जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर मैं बात करूं, जो या मतलब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पे बेटा पढ़ाई एक्चुअली स्ट्रगल हर चीज में है, बट हम ना वो ऑप्शंस हमारी फैमिलीज चुनती है जहां उन्होंने देखा है कि ये चीजें मिल जाएंगी, ये नहीं तो ये हो जाएगा, वो नहीं तो जो पढ़ाई से चीजें मिल सकती है दैट इज इजियर। तो मेरे ख्याल में इसीलिए भी ना ऐसा होता है कि पढ़ाई वाली फील्ड को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि पढ़ जाए बच्चा, पढ़ जाए। एक ना वो होता है हमारे, क्या बोलते हैं, मैंने इनफैक्ट तो मैं बता रही हूँ, बंगालीज में एक होता है अन्नप्राशन बोलते हैं, तुम लोग सब जगह पे होता है। जब बच्चा 6 महीने का या 8 महीने का होता है ना, तो कुछ वो उस फर्स्ट टाइम अन्न जब वो खा रहा होता है, तो और उसमें ना पता नहीं कि सबके यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है कि ना उस बच्चे को ना ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसमें बैट, मान लो बॉल रखा हुआ है, बैट तो क्या ही उठाएगा बच्चा, छूना ही होता है, बुक रखी होती है, फिर कुछ रखा होता है यार, पैसे रखे होते हैं, फिर वो बच्चा सिलेक्ट करता है। आई हैव लिटरली सीन पेरेंट्स को ना बुक छुए, बच्चा बुक छुए तो बुक को उसके पास ना चिपकाने की कोशिश करते हैं, ओह हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, देखिए बुक पकड़ा है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। बट सो रीजन तो ये है कि ज्यादातर ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि दिस इज द ऑप्शन। बाकी इसमें क्योंकि बेटा हालांकि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, और अच्छा हर फील्ड में वही कर पाता है जो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा होता है, वही एक्सेल कर पाता है, मेहनती होता है, उस फील्ड में डेडिकेटेड वे में काम कर रहा है। बट देन वो दूसरी वाली जितनी भी चीजें, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, दैट समहाउ पेरेंट्स फील कि दैट्स मच डिफिकल्ट टू सक्सीड। बट ऐसे लोग जिनके पास ऑप्शन भी है ना, आजकल फिर भी बेटा अवेयरनेस है, और आजकल फिर भी जो लोग एटलीस्ट ये चीज कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए यार। इनफैक्ट तुम भी जब आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो होपफुली मेडिकल कॉलेज में जाओ, और या तो मेडिकल कॉलेज नहीं तो किसी ना किसी कॉलेज में जाओगे, तो भाई हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करो और बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करो यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। करने वाला व्यक्ति कर लेता है और बहाने बनाने वाला व्यक्ति बहाने बनाता है। लेकिन इसी बात के साथ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। बेटा हेडिंग डालोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट फॉर नाउ बेटा
अभी के लिए तो जो फील्ड आप चुन रहे हो, और उस फील्ड में अगर आपको एक्चुअल में पहली बात तो एंट्री मारनी है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। जो फील्ड में अभी तुम जाना चाहते हो उसका तो एकमात्र अभी उपाय यही है, पढ़ाई करो, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, है ना। चलिए चलिए चैट्स ऑफ कर दूं। हाँ, अब हम बेटा करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की शुरुआत। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट बता रही हूं उसको भी बहुत अटेंशन से सुनिएगा, बहुत जनरल बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को तो जेन्युइनली ये बातों की जीवन में जरूरत है गाइज, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन जनरल वर्ड को डिफाइन करें तो हम कहेंगे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गलत बात नहीं है, कह सकते हैं कि भैया हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही हैं, सही से ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली सिंपली डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट ब्रॉडर वेज में अगर आप देखोगे, लाइक एनसीईआरटी हैज आल्सो सेड कि केवल क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही काम करने को ही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफाइन कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, या किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस पॉपुलेशन को अगर मैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रही हूँ, मेंबर्स को रिप्रोडक्टिव हेल्दी कह रही हूँ, तो क्या उनका ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही से काम करना केवल यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करता है? तो नहीं, इसमें हम और भी चीजों को इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल well-being in the aspect of reproduction will make that person reproductively healthy. Now let me tell you guys, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को इसका मतलब क्या है। उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूं, जो जितना मैंने बताया। अगर मैं सिंपली इस वर्ड को देखूं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह रही हूं गाइस, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, healthy reproductive organs with normal functions। मैं आपको बता रही हूं, आज जो आप पढ़ के जाओगे, जो चीजें आप सीख के जाओगे, आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर सही इंटेंट से क्लास में बैठे हो तो यू विल एक्चुअली एंजॉय टुडेज क्लास बेटा, है ना। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हैं, नॉर्मल फंक्शंस अगर वो कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग अगर उसकी है, तो दैट इज वी कैन सिंपली डिफाइन दिस वर्ड। बट ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर मैं कहूं ब्रॉडली, और मैं अगर स्पेसिफिकली कहूं गाइज, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive health refers to complete physical, behavioral, social, emotional, well-being in all aspects of reproduction। अब मेरी बात को कृपया करके ध्यान से सुने, यही इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है। जब मैं कह रही हूं सपोलो फिजिकल वेलबींग, तो इसका मतलब यही आ गया कि भैया हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, तो मतलब फिजिकल वेलबींग तो है। व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल या सोशल या इमोशनल वेलबींग इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? ये एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है? अब आप ऐसे व्यक्तियों को, और आज के टाइम पे अवेयरनेस हर चीज का, क्योंकि एक्सेस है, बिकॉज इंटरनेट है और इसीलिए बेटा हर चीज का एक्सेस है। अब आप बहुत सारे, आई एम श्योर, हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो भी, कह नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे स्क्रीन के पीछे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइप करते हैं बेटा, यहाँ पे भी आई हैव सीन टाइप करते हैं। अब मैं कहना चाह रही हूँ वही बात कि अब्यूज करना, है ना,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो सेक्सुअल वर्ड हो, या सेक्सिस्ट कमेंट्स लिखना, या ऐसे आप सोच के देखिए, मतलब हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? क्योंकि वो समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली बेटा खराब खराब टर्म्स लिख रहा है, और वो बेटा वो जो व्यक्ति लिख रहा होता है ना, उसको लग रहा होता है कि भैया हम तो समाज सुधारक हैं, इनको सुधारेंगे हम। और आप उनके शब्दों को देखेंगे तो उनको 100 नहीं 1,00,000x टाइम सुधरने की जरूरत है, पर वो समाज सुधारक बने पड़े होते हैं। और उनके शब्दों को अगर आप देखेंगे, उनके व्यवहार को अगर आप देखेंगे, तो कहीं से भी वो सुधरे हुए नहीं होते हैं। तो दे आर नॉट मेंटली, सोशली, बिहेवियरली गुड, है ना। और इसमें बहुत सारी अदर चीजें भी आती है। तो मैं ये कह रही हूं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी गाइज, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होते। आप देखिए, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी तो मैं कह रही थी, अभी हम पढ़ेंगे भी कि हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन प्रमोट किया जाना चाहिए स्कूल में, इन सारी चीजों पे खुल के बात होनी चाहिए। और जब खुल के बात की जाती है तो आधे लोगों का व्यवहार आप देखिए, ऑनलाइन में देखिए तो सोचिए ऑफलाइन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को आप रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं कह सकते, जो ऐसी बातों को सुन के एकदम उत्तेजित हो जाते हैं गाइस, है ना। और फिर आजकल सोशल मीडिया की वजह से तो मैं कह ही रही हूं ना कि उनको लगता है कि आई हैव द राइट टू से वट एवर आई कैन से, एंड दे आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं तो फिर भी बेटा थोड़ी बहुत वोकल हूं, मैं बोलती हूं, बट आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ 1% ऑफ द चीजें बताती हूं विच आई सी एवरी डे। इफ आई शो यू द डीएम्स, if I show you certain more things, you will be shocked that some people can actually say those things. I'm telling you genuinely. And फिर आप सोच के देखिए उनकी कितनी, और मैं सच में ना, पहले की बात और अब की बात में बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं genuinely ये सोचती हूँ कि how sick these people are, exist कैसे करते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता, ये आपको मतलब ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बट आप एक्चुअल में देखेंगे कि दे आर जस्ट सो सिक, बिकॉज इतनी अभद्र, इतनी गंदी बात, इतने गंदे शब्द, इतनी गंदी चीजें कोई सोच भी कैसे सकता है? ये व्यक्ति तो लिख रहा है ओपनली, और उनको लगता है कि सामने वाला गलत है, पर मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। सो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है गाइस। और सिर्फ यही नहीं, आप सोचिए ऐसे लोग बेटा जो ईव टीजिंग करते हैं, छेड़ते हैं, लोगों को गंदी नजरों से देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं तो स्टेयर करे ही जा रहे हैं, एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में मेरे साथ भी हुए हैं। और आप मतलब इट इज जस्ट सो रॉन्ग। आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर, एंड ऑफ कोर्स मोस्टली मेन, अब हम कहते हैं नॉट ऑल मेन बट यस, and they try to touch you in a different way, and फिर ऐसे जताते हैं अरे कुछ तो हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो they are not reproductively healthy। समझ रहे हो ना? आई होप इतनी बातें तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। दिस इज ऑल बेटा, कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी, अपनी बॉडी को अच्छे से समझना बेटा, ये भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उसमें आता है कि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, और हम प्यूबर्टी में आने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। ऑल दिस इज बेटा इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जब भी ऐसे व्यक्ति किसी भी समाज में रह रहे होते तो उस समाज को, सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ अगेन जनरल बातों की। बेटा देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज्यादा मैं हमारे देश की बात करूंगी क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन का मतलब भाई बहुत ज्यादा ग्रोथ। तो एक्सप्लोजन में आप देखोगे कि हमारी पॉपुलेशन, और सरप्राइजिंगली we were the very first country to start the programs called as family planning programs guys, कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हाथ से बाहर जा रहा है, वो हाथ से बाहर चला गया गाइज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम 350 मिलियन थे, 2000 तक आते आते हम क्लोज टू 1 बिलियन हुए, 2011 आते आते हम 1.2 बिलियन हो गए, और आज हम 1.4 प्लस चल रहे हैं गाइज।
आप समझ पा रहे हैं? पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पॉपुलेशन से एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें होती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, चांसेस हैं बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, उतने जॉब्स अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं हम, तो गरीबी भी ज्यादा होगी। दीज आर ऑल एसोसिएटेड। तो पॉपुलेशन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्दी था, है, आई होप ना रहे, है ना। वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बट उसमें हमारा इस चीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गाइस, है ना। तो मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। बेटा एनसीईआरटी ने हेडिंग दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, समाज क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमने इनिशियली बेटा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। इंडिया वाज अमंग द वेरी फर्स्ट कंट्रीज इन द ईयर 1951 वी स्टार्टेड द प्रोग्राम्स कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जिसके तहत हमारा एक ही उद्देश्य था, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो तो सब कंट्रोल में आ जाएगा। बट टाइम टू टाइम बेटा, डेकेड्स, हर 10 साल में ये मॉडिफाई होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। कोई भी लॉ भी होता है उसमें भी अपग्रेडेशन आती है, मॉडिफिकेशन होती है। फिर हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से थोड़े बेटर प्रोग्राम्स में आए, जिसमें कहा कि केवल और केवल ये मत सोचो कि यार पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। हमने थोड़े बेटर प्रोग्राम्स हम लेके आए, जिसे हम कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जिसका क्या क्या उद्देश्य था, क्या क्या किया, उसकी डिस्कशन करेंगे। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को, तो बने रहिए गाइस। हम बेटा हेडिंग क्या डालने वाले हैं, हम हेडिंग डालने वाले हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ऐसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है। अब हम कह रहे हैं यार पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग कंसर्न, ठीक है ना। तो मैं कह रही हूं पॉपुलेशन हमारे लिए एक बहुत मेजर कंसर्न है। जो डेटा मैंने बताया ना यार, वो हम बाद में लिखेंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। इट्स एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिस रेट से बेटा पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है, एंड फिर गरीबी भी होगी, है ना, एंड पॉवर्टी। और सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं बेटा, इसको तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं बेटा, सच्चाई तो ये है कि जितने लोग बेटा पढ़े लिखे भी होते हैं ना, और सच्चाई आप, मैंने बोला ना अवेयरनेस है, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी सिविक सेंस है ही नहीं बेटा, खत्म है। और आप हर दूसरे मिनट ऐसा कोई ना कोई बेटा चीज होते हुए देख रहे होंगे जिनसे आपको लग रहा होगा यार क्या होगा इस देश का, क्योंकि देश बनता है देश के लोगों से, है ना। और देश के लोग ही अगर बेटा सुधर नहीं पा रहे हैं, जो चीज उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में, वो उस चीज को ही बेटर नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं लोगों को एटलीस्ट अवेयर तो करो, उनको पता तो चले सही क्या है गलत क्या है ना। लेकिन कुछ लोग तो भैया क्या ही मैं बताऊं, साफ चाहिए सारी चीजें साफ, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे, गवर्नमेंट ऐसा कर दे, वैसा कर दे, साफ से साफ जगह पे अगर आप बेटा ऐसे लोगों को भेज दोगे ना, वो उसमें गंद मचा देंगे। मैं आई एम टेलिंग यू। और आप किसी को बोलने की, आप किसी को ठीक करने की मजाल तो कर लो, हमारे देश में किसी को सुधारने की कोशिश कर लो, आपको खा जाएंगे बेटा। मैं सही बता रही हूं, आप किसी को बोलने की हिम्मत तो करो। हाउ डेयर यू सिखाएंगे तुम्हें, हाउ डेयर यू। हाँ, बड़ा हमें सफाई का ज्ञान दे रहे हैं, हमें इसका ज्ञान दे रहे हैं, हमें उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि उससे एसोसिएटेड ये सारी चीजें आती है। अब हम कह रहे हैं इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें आप कंटिन्यू करके पॉइंट वाइज लिखिए बेटा। इंडिया, अब यहां से डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। इंडिया वाज अमंगस्ट द वेरी फर्स्ट countries to start या to initiate programs called programs
called as family planning program बेटा, called as family planning programs। और ये चालू कब हुए? In the year 1951 and like I said over past decades हर 10 साल में कुछ ना कुछ बेटा चीजों में प्रोग्राम्स में लॉज में मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो इससे फिर अच्छा, इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का उद्देश्य था टू कंट्रोल पॉपुलेशन, है ना, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन से किसी भी मेथड से भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। फिर लाइक आई सेड बेटर प्रोग्राम्स है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बोला। अच्छा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें थी, बट जैसे कि इसका नाम कह रहा है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो इनके अनुसार ऑफ कोर्स पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करना ही करना है, साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है। क्या क्या इसकी स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या इसका एम था? एम तो था इसमें टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, और कि हम कैसे बेटा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ केयर और मैटरनल हेल्थ केयर पे भी इसने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या जो बच्चे मतलब प्रेग्नेंट मदर्स हैं तो उनकी केयर कैसे होनी चाहिए, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उस मदर की केयर कैसे की जानी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर, और जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी केयर कैसे की जानी चाहिए, इन चीजों पे भी इसने काफी फोकस किया और बहुत सारी अदर चीजों पे फोकस किया। क्या क्या चीजों पे इसने अवेयरनेस क्रिएट किया, और सिर्फ इसका पॉपुलेशन से लेना देना नहीं था, और भी बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसने बेटा कैप्चर करने की कोशिश की, और क्या क्या किया वही चीजें हम बेटा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि लेटर बेटर प्रोग्राम्स कॉल्ड इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स reproductive and child health care program introduced that also emphasized on further more aspects child health care, maternal care, etc. to create a healthy, reproductively healthy society। यहां तक पहले डन कर लीजिए, reproductively healthy society। अब इसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, इसके तहत हम लोगों ने क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। डन कर लीजिए यहां तक पहले। डन हो जाए तो बेटे एक थम्स अप दे देना। जैसे कि मैंने कहा इसका मेन टारगेट क्या था बेटा, अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि मैंने बोला ना पहले तो लोगों को पता तो होना चाहिए। अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो लोग उस चीज पे काम कैसे करेंगे। तो इनका मेन टारगेट था बेटा टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, और फिर उससे एसोसिएटेड बेटा डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना बेसिकली, ताकि हम एक
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट कर पाए। ठीक है, लिखना तो बेटा हमें पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंटर वाइज में हम लिखेंगे, बट हमें सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका एम क्या है मैम? एम तो वही है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना पाए। क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस। आप सोच रहे होंगे अरे हमें तो बहुत सारी चीजें पता है। आज भी ऐसे बहुत सारे बेटा लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ डज इट हैपन, पीरियड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड इतने मिथ्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट अपनी बॉडी को भी नहीं समझते हैं। दे डू नॉट हैव रियली द आइडिया ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो। आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है अरे नहीं, ये तो बड़ी ऐसी चीज है जो कॉमनली सबको पता होगी, बट नो, नहीं पता है। ठीक है ना, अब मैं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट reproductive aspects among people and provide support and facilities to achieve its गोल। मतलब कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना पाए, उसके लिए अब क्या क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द पॉइंटर्स वन बाय वन। इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के तहत इन्होंने क्या किया, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी इन्होंने क्या किया, क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी। जैसे कि नंबर 1 आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, और ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, है ना। आज के टाइम पे देयर इज सो मच सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सो मच थिंग्स अवेलेबल। आप जो चीज ढूंढना चाहो आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन पहले के टाइम पे ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती थी, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करती थी, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करती थी, लोगों के बीच में ना इस एस्पेक्ट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मतलब कि टीवी एड्स चला दिए, भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कुछ होते हैं, है ना। कुछ अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है ना। एंड सम मेथड्स आर वेरी इजीली अवेलेबल, लाइक कॉन्डोम्स, वेरी इजीली अवेलेबल। एंड ये तो ऐसे मेथड्स होते हैं जो सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं, बल्कि बहुत सारे खतरनाक बीमारियों से भी बचाते हैं। अब बीमारियों पे बाद में आऊंगी। तो बोला कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एड्स चला दो यार, है ना। तो टीवी फिर भी था, तो टीवी में एड्स चला दिए, या फिर प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलवा दिया, या फिर मैगजीन्स में कोई चीज निकलवा दी, या रेडियो बहुत ज्यादा चलता था बेटा, रेडियो बहुत ज्यादा चलता था, तो रेडियो में ऐसी कुछ चीजें बेटा एड्स के फॉर्म में प्ले कर दी कि लोगों के बीच में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो। सो वेरियस बेटा ऑडियो विजुअल, नुक्कड़ नाटक होते थे भाई, स्कूल में भी ऐसे बेटा प्लेज कंडक्ट कराए जाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। स्कूल में भी ऐसे, अब आधे बच्चे, ऐसा कौन सा स्कूल है भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं पढ़ा ऐसे स्कूल में, है होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा नंबर 1 पॉइंट। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे सपोलो, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या रही मैम, स्ट्रैटेजी अंडर RCH। तो हम कह रहे हैं मैम कि विद द हेल्प ऑफ, मैं एक काम करती हूँ, बोर्ड को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि जब मैं उस साइड रहूं तो आप इस साइड वाला पार्ट लिख सके। तो क्या बोला मैंने, ये मैं क्या लिख रही थी W से, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स कॉमा प्रिंट मीडिया, मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूं आपके लिए इनकेस, जैसे बेटा रेडियो हो गया,
टीवी के थ्रू एड्स हो गए या न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, है ना। तो प्रिंट मीडिया अवेयरनेस was created by government and several NGOs. NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा, रैंडम है, बहुत सारे पॉइंट्स है क्योंकि इसके। और लोगों को बेटा इंट्रोड्यूस या कह लो अवेयरनेस ही क्रिएट करने की कोशिश की गई अबाउट बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एसटीडीज नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है ना। और कुछ कुछ तो इसमें कि बहुत खतरनाक होती है, जिसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे भी। एड्स, फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ एड्स वाज इन द ईयर 1981 इन द यूएस। और जब वो शुरू भी हुआ था तो बेटा समझ में आया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत इजीली फैल रहा है, एंड प्रिवेंशन इज द ओनली ऑप्शन, इसका क्योर नहीं है। लेकिन ये भी पता चला कि भाई इसे प्रिवेंट तो किया जा सकता है विद द यूज ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक कॉन्डोम्स। तो लोगों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करो, क्योंकि नहीं तो बेटा ऐसी खतरनाक बीमारियां बहुत इजीली फैल जाएगी। तो अवेयरनेस अबाउट बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अवेयरनेस ऑफ दैट दे कैन बी कंट्रोल्ड ऑल्सो, ठीक है। सेक्स एजुकेशन में सारे दो चार पॉइंट्स बोलती हूँ, फिर लिखते रहेंगे, ठीक है ना। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को कुछ पता ही नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने और जब भी इसके बारे में डिस्कशन की जाए तो शू होने लग जाए, है ना। तो सेक्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। और सेक्स एजुकेशन लाइक आई साइड, कोई भी ऐसे एजुकेशन बेटा हमेशा म्यूचुअल होती है ना। तो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो बच्चे पहले से बेटा बहुत सारी चीजों के लिए इन्फॉर्म्ड रहेंगे, अवेयर रहेंगे। वेल इन्फॉर्म्ड होना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। सेक्स क्राइम्स, सेक्स अब्यूजेस से भी लोगों को जागरूक करवाओ कि सेक्स अब्यूज भी कुछ होता है, सेक्स क्राइम्स भी कुछ होते हैं। सेक्स क्राइम्स में जैसे कि बेटा रेप केसेस, अटेम्प्ट टू रेप, है ना, या सेक्सुअल अब्यूज हो गया। गुड टच क्या होता है, आज के टाइम पे आपने बेटा सोशल मीडिया पे देखा होगा, सिखाया जाता है स्कूल्स में भी, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कि सेक्सुअल अब्यूज, भाई ये सेक्सुअल अब्यूज है। अगर कोई तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है, फिजिकली किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है, या तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी चीज करने की कोशिश कर रहा है, दिस ऑल बेटा सेक्सुअली बेसिकली दिस ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल अब्यूज। कि सेक्सुअल अब्यूज भी कोई चीज होती है, गुड टच बैड टच भी कुछ होता है, सेक्सुअल क्राइम्स भी कुछ होते हैं। इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करो। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, है ना। आज भी बहुत सारे लोग बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दे डू नॉट यूज मेंस्ट्रुअल पैड्स, है ना, दे यूज सिंपल क्लॉथ यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। एंड in that case also they are not aware of how to maintain the hygiene if they are using the clothes instead of this menstrual pad. they are not aware कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो पाए, जिससे कि इससे फैलने वाली ऐसी खतरनाक बीमारियां ना हो। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। अब मैं कुछ पॉइंट्स को लिखती हूँ, फिर आगे कुछ पॉइंट्स करेंगे, बहुत जनरल पॉइंट्स है ना। तो हम लिखते हैं बेटा, इसके अलावा क्या किया, अवेयरनेस ऑफ एसटीडी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस and how it can be prevented. सेक्स एजुकेशन पर एम्फेसिस दी गई कि स्कूल्स में इसे प्रमोट करो। सेक्स एजुकेशन प्रमोटेड इन schools. Information about menstrual hygiene. In fact,
इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया, सेक्सुअल क्राइम्स, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल मिथ्स, इसको छू लेंगे तो एड्स हो जाएगा गाइज, इसको टच कर लेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी मिथ्स, और तुम्हारे सपोले दोस्त ही ऐसी मिथ्स बेटा फैलाते हैं। अब आज के टाइम पे लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पीपल आर अवेयर। पहले के टाइम पे भैया भाई इतनी गंदी गंदी बेटा मिथ्स होती थी, है ना, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो इनके बीच इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करो कि भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है तो वैसा होता है, और ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो नंबर 5 हम लिखेंगे अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम्स, abuse and sexual myths। इसके तहत इस चीज पे भी एम्फेसिस दी गई, इस चीज पे भी जोर दिया गया बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आज तक भी उसके लिए फाइट मारा जा रहा है, ठीक है ना, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स चीजें बेटर हुई है पहले से, है ना, बट स्टिल many things can be still improved। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए टू एवरी जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो हम ये भी लिखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज should be given, equal opportunities should be given to individuals irrespective of gender, irrespective of gender guys, irrespective of gender। फिर और क्या क्या कहा गया बेटा, हाँ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की बात कर रही हूं तो पॉपुलेशन में आता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कि भैया कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, सो उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट्स द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट कैन प्रिवेंट दैट कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऑल्सो। सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं प्रिवेंट करते, बट कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा इन बीमारियों को होने से रोक भी सकते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की गई कि भैया ये ना कीजिए, ठीक है ना। हाँ इनफैक्ट बेटा उसके तहत तो ये भी बताया जाता था कि भाई छोटी फैमिली का क्या बेनिफिट है। अब मानसिकता ये होती है ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा अर्निंग होगी, होता बिल्कुल ज्यादातर केस में विपरीत है। ज्यादा बच्चे हो गए, अच्छे से किसी को भी बेटा कोई भी चीज ना एजुकेशन दे पाए, ना खाना पीना, कुछ भी नहीं कर पाए, उल्टी चीज हो गई। वो क्या कमा के देंगे बेटा, दे विल बी लाइक बर्डन। तो वाई इट वाज टोल्ड कि भाई छोटा परिवार होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगेन दैट अवेयरनेस। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे बेटा, क्या मैं कह रही थी, हाँ यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस promoted to prevent unwanted pregnancy and also STDs, sexually transmitted diseases, ठीक है ना, नंबर 8। अच्छा इसके अलावा बेटा और क्या क्या किया गया, इसके अलावा रिसर्च को इस फील्ड में बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कि भाई इस चीज पे भी पैसा लगना चाहिए, रिसर्च को प्रमोट किया गया। रिसर्च में एक एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में एक सहेली का, ठीक है ना, मैं इस साइड हो जाती हूँ ना, आपने ये वाला लिख लिया है। तो रिसर्च को प्रमोट किया गया, रिसर्च में एक एग्जांपल दिया हुआ है सहेली का। सहेली के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगी एकदम जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ाऊंगी, बट क्योंकि यहाँ पे बेटे एक एग्जांपल दिया हुआ है तो इसीलिए मैं उस एग्जांपल को यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया था। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा पिल्स होते हैं,
जिन पिल्स को ओरली लिया जाता है, इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, है ना, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनको आप नॉर्मल बेटा अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कंपेयर करोगे ना, तो मैं वहां पे बताऊंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्यों बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव है। बट यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट किया गया। रिसर्च में एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि भाई CDRI लखनऊ ने एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया जिसका नाम था सहेली। सहेली के बारे में मैं डिस्कशन करूंगी डिटेल में बेटा आगे, ठीक है ना। तो रिसर्च वॉज बीइंग प्रमोटेड, रिसर्च वॉज बीइंग प्रमोटेड, बट ये है इंपॉर्टेंट, बीइंग प्रमोटेड, रिसर्च वॉज बीइंग प्रमोटेड। हम कह रहे हैं कि अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, नाम क्या है, सहेली, डेवलप्ड बाय CDRI सेंट्रल, इसका नाम पूछा जाता है बेटा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ का है ये, लखनऊ। मेरे पास जगह नहीं बची गाइज, आप एडजस्ट करके लिख लीजिए प्लीज, ठीक है, इसको नोट कीजिए, डन डनाडन डन कीजिए। बस 2-4 पॉइंट्स और है बेटा, डन डनाडन डन कर लीजिए, डन डनाडन डन। थम्स अप दे देना बेटा जैसे आपका नोट हो गया हो, ठीक है। अब इसी में बेटा जैसे कि इसमें बच्चे और माँ का जिक्र किया गया, तो भाई एक प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर होनी चाहिए, जब वो बच्चा डिलीवर कर दे तो उसकी कैसे केयर होनी चाहिए, उसके बच्चे की कैसे केयर होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इन चीजों पे भी बेटा एम्फेसिस दिया गया। देखो नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं, अब टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि 2-4 ही पॉइंट्स बचे हुए हैं। 9 पॉइंट में मैं कह सकती हूं कि भैया जैसे कि चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, अच्छा जब तक तो माँ प्रेग्नेंट होती है तब तक तो उसका फिर भी कई फैमिलीज, अब मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, है ना, बट आई एम श्योर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि भाई जब तक तो माँ फिर भी प्रेग्नेंट है तब तक तो उसकी फिर भी ख्याल रखा जाता है। अभी की ही नहीं, मैं पहले की भी बात कर रही हूँ, तो तब तक तो फिर भी केयर होती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा कर देती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो फिर से अपने बैक टू अपनी प्रीवियस रूटीन में वापस आ जाए, एकदम से सारी रूटीन में वापस आ जाए, विच इज नॉट राइट। क्योंकि बेटा जितनी केयर उस न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए होती है, इन्फेंट को चाहिए होती है, उतनी ही केयर उसकी माँ को भी चाहिए होती है, क्योंकि आफ्टर गिविंग बर्थ इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हर बॉडी हैज बीन थ्रू सो मच, उसकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हुए, उन्होंने एक नए लाइफ को बेटा दुनिया में लेके आए, तो उनको भी केयर की जरूरत है। और ये आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप जब इस समाज का ही पार्ट हैं, आगे आप भी अपनी सोशल लाइफ बेटा देखेंगे लाइफ में, तो आप लोगों के लिए ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट एटलीस्ट यू आर अवेयर एंड यू डू नॉट डू द सेम थिंग्स जो होता आया है। जो होता आया है वो सही है ऐसा नहीं होता। कल की क्लास में मैंने तुम्हें क्या बोला था, जस्ट बिकॉज हमारी मम्मियों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, किसी के 2 बच्चे, मतलब आप देखोगे 2 भाई है, 3 भाई है, भाई बहन है, 4 भाई बहन है, just because they did not say anything that doesn't mean they were not suffering या it was easy for them, ऐसा नहीं है, because they didn't have the option, that's why maybe they did not। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस पे भी एम्फेसिस दिया गया कि मैटरनल केयर बहुत जरूरी है, प्रेग्नेंट मदर की भी केयर की जरूरत है, पोस्ट नेटल केयर भी मदर की होनी चाहिए, आफ्टर बर्थ बच्चे की केयर और माँ की केयर दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना, इस पे भी जोर दिया गया। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस हम तो ऑलरेडी जानते हैं, तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग की जानी चाहिए इस पे भी जोर दिया गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
care of pregnant mothers, care of pregnant mothers, as well as postnatal care. Postnatal मतलब after giving birth. After giving birth. Postnatal care of mother and infant. ठीक है ना. फिर जैसे कि मैंने कहा importance of breastfeeding. What is the important? बेटा लिखने को ना वैसे बहुत सारे पॉइंटर्स है, बहुत जनरल बातें हैं, मैं ऑलमोस्ट हम सारे पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं. ठीक है ना. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. देन बेटा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वाज प्रमोटेड. इसके तहत बड़े लेवल पे मैसिव कई सारे बच्चों की मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ना, ताकि ऐसी मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, जिस चीज से बचा जा सकता है उस चीज से तो बच लो, प्रिवेंशन कर लो. तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मतलब बड़े लेवल पे बेटा, बड़े पैमाने पे मेजॉरिटी ऑफ बेटा किड्स को हम इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन कर पाए. तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों से हम रोक सकते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी ना भाई. पोलियो हो गया, आपने सुना भी होगा, उसके भी बड़े सारे एड्स चलते थे, है ना. तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जिसको वैक्सीनेशन में बोल रही हूं, was promoted. एक और बात जो मुझे लास्ट बेटा याद आ रही है इसके तहत, जो आप सबने सुना होगा, स्टैचुअरी बैन ऑन amniocentesis for sex determination. गाइज आई एम श्योर आपने ये सुना तो होगा, आपने नहीं सुना है तो वो तो मैं अभी आपको सुना दूंगी कि होता क्या है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट amniocentesis and statutory ban on aid for sex determination. This is the last point that we are writing under this. ठीक है ना. एमनियोसेंटेसिस कौन सा टेस्ट है. एमनियोटिक फ्लूइड अभी आपको पढ़ाया था, एपीब्लास्ट, एमनियन, सिक्रेटिंग एमनियोटिक फ्लूइड. बच्चे के अराउंड एक फ्लूइड होता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कुछ बेटा सेल्स होते हैं, फीटल सेल्स होते हैं, अदर बेटा डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं. अराउंड 14 से 18 वीक के अराउंड एक सीरिंज के मदद से वो फ्लूइड जो बच्चे के अराउंड है, जिसमें फीटस सेल हैं, जिसके मदद से ही एक्चुअल में अभी जो कार्यक्रम करेंगे, जो मैं बताऊंगी अभी आपको, तो फीटल सेल्स जब आप वो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, उस वैसे टेस्ट करने को एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है, विच इज एक्चुअली अ नाइस टेस्ट टू डिटरमिन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसे पता किया जा सकता है, हीमोफीलिया हो गया, तो इट वाज एक्चुअली फॉर द गुड. पर हम जब भी किसी चीज को अच्छे के लिए बनाते हैं तो उसको बुरा बेटा कन्वर्ट कर देना हमारी फितरत है गाइज, है, आप मानो या ना मानो. जो भी चीजें हम अपने अच्छे के लिए बनाते हैं उसका मिसयूज होने लगता है. अब मिसयूज क्या होता था, तो ये एमनियोसेंटेसिस पे स्टैच्यूरी फोर्सफुल लीगली, स्टैच्यूरी का मतलब भाई फोर्सफुल लीगली लॉफुल, एक कंडीशनल बैन लगा दिया गया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. क्योंकि वेरी चालाक ब्रो बन रहे थे बहुत सारे ब्रोज, तो बहुत सारे ब्रोज क्या कर रहे थे, ये फ्लूइड निकाल रहे थे. ब्रो एंड ब्रो का अपोजिट क्या, सिस्टर्स, ब्रोज एंड सिस्टर्स क्या कर रहे थे बेटा, ये फ्लूइड निकाल रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते थे. और पहले के टाइम पे तो आप देखोगे खास करके हमारे देश में बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड का केस होता था, बहुत ज्यादा. राजस्थान साइड में अगर आप देखो और उस बेल्ट के अराउंड अगर आप देखो, बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड का केस होने लग गया था. लड़की पता चलती थी तो फीटिसाइड मतलब बेबी, उस फीटस को किल कर दिया जाता था. मेरी बात समझ रहे हो. एंड इसीलिए बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो भी बेटा ऊपर नीचे हो रहा था, एंड दैट इज वाई इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया गया. सो स्टैच्यूरी फोर्सफुली लॉफुली इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है. बट बेटा इट्स अ वेरी गुड टेस्ट दैट कैन बी डन फॉर
अंडरस्टैंडिंग और नोइंग एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट द बेबी हैज। कहीं बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना? तो इसके लिए एक्चुअल में टेस्ट किया जाता है, बट सेक्स डिटर्मिनेशन करके हमारे देश में उसका मिसयूज होने लग गया, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको बेसिकली हमारे देश में इसको बैन कर दिया गया, बिकॉज देयर वाज इंक्रीज्ड केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो हम, अच्छा, एमनियोसेंटेसिस की मेरे पास एक फोटो है, पर इन भाई साहब ने लगाई नहीं होगी। अनिरुद्ध, एक फोटो भेजी थी, हाँ एक फोटो भेजी थी, वो नहीं लगाई। 1 मिनट नहीं है अभी मेरे पास, बच्चों को ऑलरेडी पता है, मैं नहीं लगा रही अब बेटा। तो ऐसे एमनियोटिक नहीं, अब क्या लगाना है, अब क्या लगाना है? मैंने तेरे को भेजी थी, अभी क्लास के बाद बताती हूँ। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी जो होगा चेक मैंने कर लिया। आजा आजा चेक कर ले। बड़ा आया, एकदम स्माइल कर रहा है। देखो, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया बेटा, बिना ड्राइंग के करेंगे हम हाथों से खुद से ड्राइंग बना लेंगे। मैं एक बहुत सुंदर सा ड्राइंग लेके आई थी, बट एनीवे, एमनियोसेंटेसिस के बारे में बेटा हम लिखेंगे परफॉर्म्ड अराउंड, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में वैसे डिटेलिंग दी नहीं हुई है, अप्रोक्सीमेटली 14 से 18 वीक्स ऑफ, एक तो बोर्ड को भैया अलग ही मौत आती है यार, प्रेगनेंसी वाया अ syringe amniotic fluid is taken out, amniotic fluid surrounding the baby, surrounding the fetus, having fetal cells is taken out and tested for genetic disorders like, भाई बोर्ड यार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक आपका, अरे कौन सा कलर है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एक्सेट्रा कर देना, हीमोफीलिया एक्सेट्रा। और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसे मैम बैन क्यों किया? बिकॉज मैं यहां पे नहीं लिख सकती, कचरा मच जाएगा, ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसे बैन क्यों किया? क्योंकि फीमेल फीटिसाइड के बहुत ज्यादा केसेस दिख रहे थे, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि यहां पे बेटा मान लो ये फीटस है, मैं फीटस बना नहीं रही हूं, ये मान लो ये बच्चा है, दिस इज द फीटस, ठीक है। एक तो बोर्ड देख रहे हो, तो फीटस के अराउंड ये फ्लूइड होता है गाइस, जिस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बेटा निकाला जाता है फॉर द टेस्ट। This amniotic fluid has certain dissolved substances, it has fetal cells, it is better taken out and performed the test. सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए इस पे बैन कर दिया गया। डन कर लो एक बारी एवरीबॉडी, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन वाला खत्म हो चुका है, थोड़े 1-2 पॉइंट्स हैं, देन खत्म। ओके, डन एवरीबॉडी। वैसे एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और कहा था बेटा कि वैसे तो हमारी लाइफ में
आरसीएच ने तो बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट की, बट इन जनरल बेटा हमारी लाइफ में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों का रोल है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, जिसमें बेटा हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अवेयरनेस से तो क्रिएट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। क्या हो गया, नो आवाज सही नहीं है क्या भाई, आवाज चेक करना बेटा। नो किस लिए लिख रहे हो, नो मतलब आवाज खराब है क्या, या मतलब तुम ये कह रहे हो कि कोई दुख दर्द समस्या नहीं है, आवाज सही है, थोड़ा सा आई थिंक ऊपर नीचे हुआ होगा शायद, ठीक है। एनीवे अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या मैम अगर सब ठीक है, इमेज है, ये वाली फोटो, ओ बच गया दीपक, बच गया भाई। साइड से अगर तुम उसकी स्माइल देख लोगे ना भाई, ऐसा उसने स्माइल किया ना, जिंदगी में सबसे बड़ी स्माइल अभी आया होगा। भाई इतनी ये रहा एमनियोसेंटेसिस, क्या बात है, कमाल की फोटो आ चुकी है हमारे पास। उसने इतना बड़ा स्माइल कभी नहीं किया होगा। तो तुम ये कौन सा तरीका है मुझे बताने का, ये मुझे कौन सा तरीका है बताने का, नो लिख के, नो लिखोगे तो मतलब मैं कुछ ना कुछ है जिससे मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो ये वाली फोटो थी बेटा, वैसे दिस इज द फोटो, ये बच्चा है और ये इसके अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इसकी मदद से बेटा एक एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ द नीडल और द सिरिंज, एंड देन उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को बेटा हम वाइंड अप करते हैं कि व्हाई इट इज बैन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जहां सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है ना बेटा, ऐसे लिखते हैं, वाई बेटा बैंड, लीगली बैन क्यों कर दिया गया है, बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज इंक्रीज्ड केसेस दिख रहे थे बेटा फीमेल फीटिसाइड के। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन क्यों कर दिया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन इसीलिए कर दिया गया बिकॉज देयर वर इंक्रीज्ड केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीटिसाइड। जैसे कि मैं कह रही थी, वैसे इसमें बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इन जनरल हमारे जीवन में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेटा कुछ लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम आते हैं टीचर्स एज पर एनसीईआरटी, और एज पर एनसीईआरटी क्या, यस, एंड योर पेरेंट्स एंड योर एनसीईआरटी सेज योर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है ना, क्लोज्ड एंड रिलेटिव्स। जब भी मैं ये दो शब्द साथ में सुनती हूं ना, तो समहाउ ये साथ में अच्छे नहीं लगते हैं। क्लोज रिलेटिव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किनका रोल है बेटा, फ्रेंड्स। फ्रेंड से बड़ा सपोला वैसे कोई जिंदगी में हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अब जिस एज ग्रुप में तुम लोग हो ना, उस एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अभी मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पे मैं तुम्हें ड्रग्स एंड अल्कोहल वाला एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। और बेटा इनफैक्ट सिर्फ उस ड्रग्स एंड अल्कोहल्स में भी नहीं, दोस्त ही तो बेटा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तू ऐसे नहीं करेगा तो तू कूल नहीं है भाई, तू हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है भाई, भाई देख तो नहीं करेगा भाई, ऐसे नहीं करेगा वैसे, ठीक है ना। बट एनीवे बोला कि ऐसी कई अवेयरनेस क्रिएट करने का। अब दोस्त कैसी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो वाली बेटा जो मैंने कहा, भाई छुएंगे तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, उल्टी फुल्टी जितनी बातें दुनिया भर की गढ़ सकता है, ऐसी बेटा बातें गढ़ता है। बट एनसीईआरटी कहती है तो हम लिखेंगे अवेयरनेस इज ऑल्सो बेटा मेजर रोल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इज ऑल्सो बाई द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को भी समहाउ ये बातें करनी चाहिए। अभी भी बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है कि आप खुद समझ पा रहे होंगे, मुझे कमेंट्स में लास्ट में क्लास में बताना, नहीं बात करते हैं, खुल के बात ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर पीरियड्स जैसी बातें भी क्लास में, क्लास बोल रही हूँ, घरों में मतलब छुप छुपा के घर में मेंस्ट्रुअल पैड्स आते हैं, किसी को दिख ना जाए, भाई को पता ना चल जाए कि घर में कुछ आया है, ठीक है, कहीं पापा को मैं कैसे बताऊंगी, इट इज स्टिल देयर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है, बट कुछ लोगों के लिए अभी भी बेटा। तो एनीवे बट अवेयरनेस क्रिएट करने का जिम्मेदारी पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, क्लोज रिलेटिव्स एंड बेटा फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, ये सारी चीजें जो हमने कर दी कि भैया पोस्टनेटल केयर होना चाहिए, भाई बच्चे का भी केयर होना चाहिए, माँ का भी केयर करना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए, एमनियोसेंटेसिस होना चाहिए, रिसर्च प्रमोट होना चाहिए,
इन सारी चीजों के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। तो सक्सेसफुल अगर इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है इन सारी चीजों का, तो हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें अच्छे नर्सिंग होम्स चाहिए, हमें मटेरियल अवेलेबिलिटी चाहिए, अच्छी मशीन्स चाहिए, अच्छी दवाइयां चाहिए, अच्छी ये सारी चीजें इक्विपमेंट्स चाहिए। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मटेरियल अवेलेबिलिटी चाहिए। और बेटा वहां पे XYZ कोई भी रैंडम थोड़ी बैठ जाएगा, हाँ भाई आजा, आज मैं तेरे को देखूंगा भाई, मैं बताऊंगा। हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस की जरूरत है गाइस, है ना। तो एक्सपर्टीज की हमें जरूरत है, तभी इन सारी चीजों को हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे गाइस, और हम एक अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। और यहीं पे हमारी इंट्रोडक्शन होती है समाप्त, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बेटा क्या बात लिख सकते हैं, क्या बात है, बात क्या है बेटा, क्या बात मैंने कही, मैंने ये कहा एक नोट डाल के हम लिखेंगे, एक नोट डाल के हम लिखेंगे अवेयरनेस, अवेयर नहीं, ऐसे नहीं, स्पेलिंग भी गलत हो गई थी, टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस मेजर रोल is played by parents, teachers, close relatives, close, मैं क्लोज्ड लिखने वाली थी, जिस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं उनको क्लोज ही कर देना चाहिए वैसे तो, क्लोज रिलेटिव्स एंड बेटा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इनकी जिम्मेदारी होती है। और फिर जैसे कि मैंने कहा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीमेंट करना है भाई, लागू भी तो करना है ना। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन requires, नहीं, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ above mentioned points require, above mentioned points require और पता है हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे इंप्रूवमेंट हुई है, आप हॉस्पिटल्स में देखो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट बेटा, देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट, देयर हैज बीन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हॉस्पिटल, बेटर एक्सपर्टीज, बेटर मशीन्स। और ये कारण है, अभी तुम्हें पॉपुलेशन वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगी ना, यही कारण है, पहले जिस हिसाब से प्रेग्नेंट माओ की बेटा बच्चा पैदा करते वक्त में जिस हिसाब से डेथ होती थी, अब वो डेथ रेट भी काफी कम हो गई है। न्यूली बॉर्न बेबीज जो होते थे उनकी भी डेथ हो जाती थी, बहुत ज्यादा केसेस होते थे, अब वो कम हो गई है, बिकॉज वी हैव एक्सपर्टीज, है ना, वी हैव इंप्रूव्ड इन दिस फील्ड। बेसिकली इट रिक्वायर्स बेटा, इट रिक्वायर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मैं बात कर रही हूं बेटर हॉस्पिटल्स की, नर्सिंग होम्स की, ठीक है। एंड मैं बात कर रही हूं बेटा किसकी, बेटर मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए बेटा। एक्सपर्टीज मतलब डॉक्टर्स एंड नर्सेस, एक्सपर्टीज मतलब हमारे पास बेहतरीन, आप भी फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे, है ना। एक्सपर्ट, ये क्या कर रही हूं मैं, एंड नर्सेस, यस, डन, डनाडन, डन। हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेटा, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरीके से सारे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स बेटा हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। डन, डनाडन, डन कर लीजिए। यस एवरीबॉडी, आई होप, यार दीपक एसी कम कर दे भाई, बहुत ठंडा हो गया है। आई होप बेटा आप लोगों को मैंने जितनी भी चीजें समझाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, और हम सबको एक अच्छे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अगर बनाना है तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आई होप कि मैं वो चीज आपको अच्छे से कन्वे कर पाई। एंड टू ऑल द लेडीज एंड ऑल द लेडीज इन द क्लास, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज
गाइज कभी भी देखिए बोला ही जा सकता है। देखिए जीवन में सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात होती है अपने काम से काम रखना। आप जीवन में अपने काम से काम रखिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत नाम कमाइए, पर प्लीज बेटा अपने बिलीव्स को, अपने खुद के दिमाग की उपज को जबरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। ओपिनियंस होना अच्छी बात होती है, आई ऑलवेज से ओपिनियंस इज गुड, बट बेटा भरे समाज में देखिए जो ऐसी ओपिनियंस देते हैं ना पूरे भरे समाज में, घर में उनकी बेटा एक बात नहीं सुनी जाती है। कोई उनको देखे तो गुस्सा आ जाए, पापा देखेंगे तो उसको, लेकिन वो अपना पूरा समाज में ओपिनियन देके आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ज्यादातर वैसे ही लोग होते हैं। तो उनको लगता है अरे हमको भी तो कोई सुने तो हम जाके पूरे समाज में सुनाएंगे। तो डू नॉट डू दैट एंड डू नॉट बी अब्यूजिव गाइज, डू नॉट बी अब्यूजिव, बी रिस्पेक्टफुल। ऐसे गंदे शब्दों का, गंदी नजरों का, गंदे आचार विचार का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी को जीवन में अनकंफर्टेबल ना कर दें, ऐसे देख के किसी को या फिजिकली किसी को ऐसे ना कर दें, या अपने शब्दों से ऐसा ना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा समाज बेटा बना पाए। देखिए ये और ये बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी की कुछ बेसिक बातें हैं जो आप खुद होमवर्क में, जो मैंने अभी सारा बताया ना वो सारी चीजें इसमें हैं। तो ये आप होमवर्क में रीड करके आएंगे क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इसको मैं वापस से रीड कराऊं इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो बिल्कुल जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिलेगी। तो यू कैन रीड इट योरसेल्फ बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी। जो भी बातें मैंने बताई है वो सेम चीज है, ठीक है ना। अब हम स्ट्रेट अवे मूव कर रहे हैं बेटा विद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे जैसा कि एनसीईआरटी कहती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन तो क्या, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल की भी हम बात करेंगे क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो इसमें भी बेटा जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी मैक्सिमम डेटा है, डेटा वाली चीजें हैं, ठीक है ना। यस अब तुम्हारे साइंस बंद हो गए गाइस, पता नहीं साइंस चले गए तुम लोगों के। अच्छा जैसे कि मैंने कहा भाई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते रहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। बट पॉपुलेशन का कुछ डेटा एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है जो हमें जानना जरूरी है, और ऐसे कुछ फैक्टर्स दिए हुए जो हमारे पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा था जिसे हम कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसकी सबसे पहले बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड क्या क्या डेटा है एंड इंडिया में क्या क्या डेटा है, एनसीईआरटी वाले डेटा को सबसे पहले कवर करेंगे, और फिर बेटा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स, ये थोड़ा सा ना बेटा तुम बॉटनी में भी किसी चैप्टर में पढ़ते हो, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माइग्रेशन, ये सारे फैक्टर्स कैसे किसी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो बेटा लिखेंगे कि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, population is growing in an alarming rate। भाई कि जाग जाओ, अब इतना हो चुका है। अलार्मिंग रेट से बेटा इसका ग्रोथ है, नॉट ओनली इंडिया में, इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड, तो डायरेक्ट बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि क्या क्या डेटा है ये बता दो, है ना। तो हम डेटा लिख लेते हैं, हम अपने देश का डेटा भी लिखेंगे और हम वर्ल्ड का, तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों का ना एक ही पेज में हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेटा ही तो लिखना है। एट द टाइम ऑफ 1900 दिया हुआ है वर्ल्ड के लिए, और आई थिंक 2000 दिया हुआ है और 2011 दिया हुआ है।
और इंडिया, हमारे इंडिया के लिए दिया हुआ है गाइस कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, 2000 तक आते आते क्या हो गया, 2011 तक आते आते क्या हो गया, और अब तो 2025 है गाइस। पर आप जानते हैं हमारे इंडिया में जो एनसीईआरटी है बेटा उसमें अपडेट ही नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना, सालों लग जाते हैं। तो हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम थे अराउंड, सोचिए एक बार एक्सप्लोजन देखिए, 350 मिलियन थे हम, केवल तो नहीं थे बट केवल ही थे, कंपेयर टू कट टू बेटा बाय 2000, बाय मतलब इन 53 इयर्स, बाय 2000 एनसीईआरटी कहती है वी वर क्लोज टू 1 बिलियन गाइस, 1 बिलियन, एंड बाय 2011 वी वर 1.2 बिलियन गाइस। और ये डेटा थम नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेटली बता देती हूं कि अप्रोक्सीमेटली 2025 तक का अगर तुम देखो तो आई थिंक हम 1.4 प्लस हैं भाई, 1.4 बिलियन प्लस हमारी काउंटिंग चल रही है। सपोलो जनता बढ़ती जा रही है, और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए भी डेटा दिया हुआ है। आई थिंक 1900 का डेटा दिया हुआ है विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारा देखो, नहीं हमारे, चलो हाँ ठीक है कह सकते हैं 47 तक आते आते तो बढ़ गई होगी, है ना। और बाय 2000 अब देखना, बाय 2000 दिस इज 6 बिलियन, हमारा कंट्रीब्यूशन देखो गाइस, कंट्रीब्यूशन देखो 6 बिलियन, ठीक है। एंड बाय 2011 7.2 बिलियन। आई थिंक अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर देखोगे तो आई थिंक 8 प्लस है, 8.2 के अराउंड है। तो ये भी मैं वैसे लिख देती हूं कि अप्रोक्सीमेटली बेटा आई थिंक ऑन एन एवरेज 8.2 बिलियन प्लस है, ठीक है ना। अब इसी से समझ में आ रहा है मैम कि भाई क्वाइट अलार्मिंग, डायरेक्ट डेटा वाला क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें कोई समझने का कोई लॉजिक नहीं है। इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसमें बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपन कितने थे, 2000 तक आते आते हम कितने हो गए, 2011 तक आते आते हम क्या हो गए। और वर्ल्ड के लिए भी सेम चीज बेटा पूछी जाएगी कि 1900 के टाइम पे क्या था, 2000 तक आते आते क्या था, 2011 तक आते आते क्या था। मैंने आपको 25 का भी डेटा बता दिया। अब बेटा किसी भी देश की पॉपुलेशन को या वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, किसी भी जगह की पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने वाले कि वो बढ़ेगी या घटेगी, वो कुछ फैक्टर्स से डिसाइड होती है, ठीक है ना। जिन फैक्टर्स में बेटा हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, हम जूनियर क्लासेस में भी वैसे ये पढ़ते हैं, और हम मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ बॉटनी में भी किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम कुछ उन फैक्टर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स बेटा दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वी विल सी। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बेटा बर्थ दैट इज टेकिंग प्लेस, न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब न्यू बच्चे जो पैदा, न्यू बच्चे न्यू ही होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बेटा एडेड पर 1000 इंडिविजुअल, उसे हम बर्थ रेट बोलेंगे। डेथ रेट का वही मतलब हो गया, जो बेटा कितने इंडिविजुअल्स डेथ हो रही है पर 1000 इंडिविजुअल, कौन बेटा पॉपुलेशन रेट को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, दैट थिंग, ठीक है ना। डन डनार्डन डन कर लिया है, डन डनार्डन डन, यस। चलो हम यहां पे लिखेंगे बेटा फैक्टर्स affecting population growth rate, ठीक है। आपसे इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी बताती हूं अभी आपको। तो नंबर 1 फैक्टर में कह रही हूं यार बर्थ रेट, बर्थ रेट को निटालिटी भी बोलते हैं, डेथ रेट को मॉर्टालिटी भी बोलते हैं, बर्थ रेट को निटालिटी भी बोलते हैं, नटैलिटी। तो बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ न्यूबॉर्न पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर,
दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब मैं अगर तुमसे ऐसे ही पूछूं, वैसे तो बेटा सिर्फ बर्थ रेट से किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट थोड़ी डिसाइड हो रहा है। उस ओवरऑल पॉपुलेशन में उस साल में बर्थ रेट क्या रहा, डेथ रेट क्या रहा, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या रहा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहा, ओवरऑल वो उस पॉपुलेशन के बेटा ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है। बट इन जनरल अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तो बर्थ रेट का ज्यादा होना उस पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा। किसी भी तरीके का डेथ रेट जो होगा अगर वो ज्यादा होगा किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो उस पॉपुलेशन के साइज को घटाएगा। चाहे वो नॉर्मल डेथ रेट तुम बोल रहे हो, नंबर ऑफ बेटा पीपल हु आर डाइंग पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर हु डाई, है ना, दैट इज मोर्टेलिटी। अगर डेथ रेट ज्यादा है, अगर ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, द डेथ रेट ऑफ द न्यू मदर्स, या तो प्रेग्नेंट मदर है या तो वो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ शी डाइड, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगेन अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द डेथ रेट ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स, जो लेस देन 1 ईयर के हैं उन्हें इन्फेंट्स बोलते हैं, तो उनकी डेथ रेट भी अगर ज्यादा है, अगेन पॉपुलेशन का साइज बेटा घटेगा। तो आप ओवरऑल वैसे तो डिसाइड करते हैं, बट इंडिविजुअली अगर तुमसे कुछ भी ऐसे पूछा जाए, तो अगर बर्थ रेट ज्यादा हो रही है किसी भी पॉपुलेशन की, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, और किसी भी प्रकार का अगर डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा। आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, बिकॉज वी हैड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, good hospitals, number of hospitals increased, material availability increased, ये सारी चीजें बेटर हुई थी। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ये भी एक फैक्टर था बेटा, क्योंकि ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई थी ना, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनकी डेथ रेट्स में ना कमी आई थी, विच इज एक्चुअली ए गुड थिंग, बट इट वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज पॉपुलेशन। समझ रहे हो, बिकॉज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया, तो ये सारे डेथ रेट भी कम होते हैं, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। बाकी दूसरी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए था हमें, जो हम अभी बताएंगे भी कि भाई अब कंट्रोल करने के लिए हमने कहा भाई जिस अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है ना, तो हम दो हमारे दो ये चलाना पड़ेगा। बट एनीवे इसको पहले लिख लेते हैं। अब मैं इसको यहीं पे तुम्हें बेटा डायरेक्टली बता दे रही हूँ, अगर किसी भी पॉपुलेशन में अगर बर्थ रेट ज्यादा है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है, अगर मैं सिर्फ इस फैक्टर की बात करूं, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूं दूसरा फैक्टर मैम, दैट इज डेथ रेट। डेथ रेट जिसे हम कहते हैं मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर डेथ रेट या मॉर्टेलिटी ज्यादा तो पॉपुलेशन का साइज कम, है ना। समझ में आ गया ना। तुमसे ओवरऑल बेटा क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जाएगा? ओवरऑल कुछ फैक्टर्स देंगे, है ना, और फिर कहेंगे कि बताओ कि ओवरऑल क्या हो सकता है अगर इस पॉपुलेशन में ये फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं उस पॉपुलेशन की साइज को, और ये फैक्टर ज्यादा है, ये फैक्टर कम है, ये फैक्टर ऐसे है। मैं क्वेश्चंस करा दूंगी तुम्हें उसमें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछते हैं। अब वही अगर मैं कह रही हूं MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी भी प्रकार की मोर्टेलिटी बढ़ रही है पॉपुलेशन का साइज घटेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि MMR यानी कि डेथ ऑफ दी मदर्स न्यू मदर्स। ऑफ कोर्स अगर MMR बढ़ेगा, increased MMR means decreased population size. Similarly, IMR, infant mortality rate, infant mortality, और इन्फेंट्स बेटा 1 साल से कम के बच्चों को इन्फेंट्स बोला जाता है। मॉर्टेलिटी रेट, दी डेथ रेट ऑफ
डेथ रेट ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स क्या होते हैं, बिलो 1 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट्स मीन्स बिलो 1 ईयर एज। तो अगेन अगर IMR ज्यादा है, अगर IMR ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज ज्यादा कम होगा। पॉपुलेशन का साइज कम होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 और फैक्टर्स बेटा, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा बीच में ऐसे गोल हुआ था, अभी ठीक हो गया, फिर से किया क्या, एक बारी दिखाना मुझे, फिर से हुआ ना, हाँ अभी हुआ था, लेकिन एक बारी मेरा वो दिखाना, अभी स्क्रीन कैसा चल रहा होगा, ऐसे ही चल रहा है, यही है अभी नॉर्मल है, ठीक है। 2 और फैक्टर्स है बेटा, वन इज पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज एंड अदर वन इज माइग्रेशन। ये 2 फैक्टर्स भी किसी भी पॉपुलेशन की साइज को बेटा डिटरमाइन करते हैं। जापान का आपने बेटा नाम सुना होगा, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ पोस्ट रिप्रोड्यूसिबल एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोग वहां पे, ओल्ड पीपल बहुत ज्यादा है ना। और अगर किसी भी पॉपुलेशन में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग कम हैं, तो उनकी पॉपुलेशन का साइज धीरे धीरे घटने लगेगा। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर देखो 3 एज कैटेगरी होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो अगर रिप्रोडक्टिव एज कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा हैं किसी भी पॉपुलेशन के, तो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन साइज, ठीक है ना। एंड माइग्रेशन 2 प्रकार से होती है, एक किसी पॉपुलेशन में मेंबर्स ऐड हो जाना, और एक किसी पॉपुलेशन से मेंबर्स का एग्जिट कर जाना। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन दोनों किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, आइए लास्ट 2 फैक्टर्स करते हैं बेटा, लास्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो नंबर 5 फैक्टर क्या हो गया बेटा, नंबर 5 फैक्टर हो गया जो मैंने आपको कहा, पीपल विद reproducible age may contribute to increased population size, क्योंकि they can बेटा give birth, वो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में है। एंड नंबर 6 इज माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए एक सिंपल सा बेटा एक डायग्राम बना लो, माइग्रेशन के लिए एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लो कि भाई एक पॉपुलेशन में हो सकता है कि मेंबर्स ऐड हो रहे हैं और हो सकता है कि मेंबर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी पॉपुलेशन में न्यू इंडिविजुअल्स ऐड करते हैं, आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन होता है। और अगर बेटा वो एग्जिट कर रहे हैं इस पॉपुलेशन से, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेशन, ठीक है ना। दोनों आपके पॉपुलेशन के साइज को इंपैक्ट कर सकती है, बट अलग अलग तरीके से। जैसे कि मैंने यहां पे कहा बेटा, इमिग्रेशन अगर होती है किसी पॉपुलेशन में, इमिग्रेशन अगर होती है, आई से इमिग्रेशन हुआ, आई से इन है ना, मेंबर्स एडेड इन अ पॉपुलेशन, मेंबर्स एडेड इन अ पॉपुलेशन। अगर मेंबर्स ऐड होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे, और अगर बेटा मेंबर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो यहां पे हम इन लिख सकते हैं सपोलो, और यहां पे हम लिख सकते हैं एग्जिट। तो हम कहेंगे दिस इज एमिग्रेशन। पॉपुलेशन का साइज घटा सकती है एमिग्रेशन, मीन्स individuals move out of the population, ठीक है ना। साइज, पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस, दैट्स इट। एक 2011 का सेंसस रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन
ग्रोथ रेट थी दैट वाज लेस देन 20%, लेस देन 2%, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस दैट्स इट। इसके आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, उसके अनुसार जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था दैट वाज लेस देन 2%। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अभी समझाती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन 2%। ये सारी चीजें समझ में आ गई ना बेटा? दिस वाज क्वाइट इजी। किसी भी तरीके से अगर जन्म हो रहा है, बर्थ रेट अगर है ज्यादा, तो वो उस पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे, और किसी भी प्रकार का अगर डेथ रेट है, मोर्टालिटी हो गया, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, अगर डेथ रेट किसी भी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है तो वो उस पॉपुलेशन के साइज को घटाते हैं। रिप्रोड्यूसिबल एज मेंबर्स अगर ज्यादा हैं तो पॉसिबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी है कि वो इंक्रीज पॉपुलेशन को, मतलब पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना? दैट विल तो डिपेंड, बट अगर रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ही नहीं है तो फिर तो बेटा पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा कैसे, है ना? फिर हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन दो तरीके से बेटा इंपैक्ट कर सकती है। अगर मेंबर्स ऐड हो रहे हैं जिसे इमिग्रेशन कहते हैं तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, अगर मेंबर्स एग्जिट कर रहे हैं एमिग्रेशन तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा, ठीक है ना? और अब हम करने वाले हैं बस एक छोटी सी लाइन जिसे हम नोट डाल के लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, according to 2011 census report, our population growth rate was, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, जितने भी मैं यहाँ पे डेटा बता रही हूँ ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951, इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इन सबसे डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो इस रिपोर्ट के अनुसार आर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज less than 2%, less than 2%। वैसे तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन याद रखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन 2%? इसका मतलब ये बेटा कि 20 न्यू इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं पर 1000 इंडिविजुअल, तो 20 न्यू इंडिविजुअल्स, ये हमारा ग्रोथ रेट है। ओवरऑल ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो हमारे 20 न्यू इंडिविजुअल्स अप्रोक्सीमेटली ऐड हुए हैं पर 1000 इंडिविजुअल। परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 कर लोगे, ठीक है ना? इसीलिए इसको इंटू 100 करके परसेंटेज निकालते हैं, 2% के अराउंड आ रहा है, इट इज फाइन, है ना? लेस देन मतलब अब तुम डेटा में बेटा 19.5 और ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए 20 इंडिविजुअल्स हम लिख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 नए इंडिविजुअल्स हमारे मेंबर्स, 20 न्यू इंडिविजुअल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऐड हुए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेटा लेस देन 2%, दैट इज आवर ग्रोथ रेट। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, कल यहां से बेटा कंटिन्यू करूंगी, मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जाऊंगी। अभी 2-4 पॉइंट्स और हैं इसमें कि हमारे देश में वो जो मैं बोल रही हूँ ना, स्लोगन्स बेटा बहुत पॉपुलर किए गए कि क्योंकि जिस अलार्मिंग रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमने कुछ कुछ बेटा स्ट्रैटेजीज अपनाई, मोटिवेट किया लोगों को फॉर स्मॉल फैमिलीज, लोगों को इंसेंटिव्स देने लग गए हम। मैरिजेबल एज को बेटा लड़कों के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल कर दिया गया। काफ़ी सारी वो जो मैं स्लोगन्स बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें करी गई लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया गया, बट वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराना चाहती हूँ, और वहीं से क्योंकि उसी टॉपिक से कंटिन्यूड है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया गया, तो हम कल की क्लास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे, विच इज द बिग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दैट विल बी द अनदर पार्ट, एंड देन देयर विल बी इनफर्टिलिटी, ठीक है? तो मैं चाहती हूं, वैसे तो हमने काफी जनरल बातें की है, बट स्टिल मैं चाहती हूं बेटा जब हम एनसीईआरटी पढ़ें तो आप उसको उतनी ही शिद्दत और उतनी ही पेशेंस और आराम से साथ में पढ़ें। इट्स लाइक रिवीजन, ठीक है ना? देखो, in the last century an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of people. Like I said, बहुत सारी fields में improvement हुई, quality of life improve हो गई पहले की comparison में। आज अगर आप देखो तो
However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. जितनी ज्यादा बेटा डेवलपमेंट इस चीज पे हुई, उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ पर पड़ा. The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to 6 billion by 2000 and 7.2 by 2011. Data. And similar trend was observed in India also. बेटा हमारी population जो 350 million थी at the time of our independence, close to billion हो गई बेटा by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. Now 1.4 plus. ठीक है. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, as well as an increase in the number of people of reproducible age are probable reason for this. Did you get this point? कि क्या ये प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं कि पॉपुलेशन रेट बढ़ी, डेथ रेट में कमी आई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया एंड पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ज्यादा हो गए. तो क्या ये सारे फैक्टर्स बेटा कंट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करने के लिए? क्या हमने सारे पॉइंटर्स कवर किए हुए हैं? एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. फिर बोला थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल. हमने आरसीएच चलाया था, बेटर प्रोग्राम्स थे वो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है जिसके तहत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश भी करी थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी थी, चेंजेस भी आए थे लेकिन वो बहुत बेटा मार्जिनल थे, मतलब ऐसे कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, जिसका मतलब 20 न्यू इंडिविजुअल्स एडेड पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर. जो हमारा रेट था वो बहुत भयंकर रेट था, अ रेट एट विच द पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली. And such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of the basic requirements. So, रोटी कपड़ा मकान. बोला इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेसिक नेसेसिटीज भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगी, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज. आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी में एक हरित क्रांति पढ़ाऊंगी, 3 हरित ग्रीन रेवोल्यूशन. Tripled the food production was still not enough to meet the demand of growing human population. 3 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था हरित क्रांति से, फिर भी क्योंकि आप देखो पॉपुलेशन का साइज किस रेट से बढ़ रहा है तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना. Therefore, the government was forced to take up serious measurements to check the population growth rate. अब इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे. ये मोटिवेट छोटी फैमिली एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आज जो टारगेट लेके आए थे वो हम कर ही चुके हैं, बिकॉज आज हमें ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा कंप्लीट करना था, विच वी हैव कंप्लीटेड. हमने एक एक चीज पढ़ी है बेटा, हमने कोई भी, चाहे वो बहुत ही इजी लाइन भी हो एनसीईआरटी की, बट वी हैव नॉट स्किप्ड इट. ठीक है ना. तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हो, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है ना. एंड आई होप कि आप जब और बड़े हो जाएंगे तो आप बेटा एक अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी हमसे ही बनती है. ठीक है ना. तो अगर हम सही हो तो आई थिंक, अब सबको तो सही नहीं कर सकते लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बेटा हम सही हो सकते हैं. ठीक है ना. एंड हम जैसा चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हमें देखें, हमसे बातचीत करें, वैसे ही हमें भी होना चाहिए, है ना. तो ऐसी कोई भी चीज किसी को ना बोलिए जो तुम्हें अगर सुनना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा, या तुम्हारी बहन को सुनना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे भाई को ऐसा बोले तो कैसा लगेगा, यू नो. अगर हम, लेकिन वही बात है ना बेटा, अगर हम इतने समझदार होते और सब लोग इतने समझदार होते तो फिर तो बेटा कुछ होता ही नहीं ना. अब मेरी बात समझो, अगर एवरीबडी वॉज लाइक दिस देन देयर वॉज नो नीड टू कन्वे, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस. एंड जितना मैं समझ पाई हूं कि वी कांट चेंज एंड वी डोंट हैव टू चेंज एनीवन. लाइक यहाँ पे कहा अवेयरनेस क्रिएट करने का काम है, टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, दोस्तों का काम है, क्लोज रिलेटिव का काम है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट अवेयरनेस. बहुत अच्छी बात होगी अगर एक बच्चा भी वो चीज सीख लेता है और अपने जीवन में अप्लाई कर देता है. बाकी तो बेटा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन.
ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल का भी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगेन दैट इज अ टॉपिक जो आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए। सिर्फ नीट एग्जाम का टॉपिक है इसलिए नहीं पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू दैट टॉपिक इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन जनरल, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और इस टॉपिक से लगातार नीट में क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। लगातार नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए अब गाना सुना देते हैं आप लोगों को, फिर आपको भगाया जाए, ठीक है। हाय राम, एक्चुअली पता है, नहीं एक्चुअली कुछ नहीं बेटा, देखती हूं कि क्या गाना आप लोगों को सुनाया जा सकता है, ठीक है। क्या मैंने कुछ गाना लिखा है कि मैंने नहीं लिखा है गाइस, मैंने तो क्या ही गाना लिखा होगा, ठीक है। तुम तो पता नहीं क्या क्या गाना सजेस्ट करते रहते हो। रुक जाना नहीं, कितनी बार सुनोगे रुक जाना नहीं, रुक जाना ही नहीं सुनना है तुम्हें, लेकिन तुम तो रुकते ही जा रहे हो। गाना सुनाती हूं मैं तुम्हें कि रुक जाना नहीं, और यहाँ पे सारे बच्चे रुके पड़े हैं, देखना। मैंने तुम्हें अजीब दास्तां सुना है क्या? अजीब दास्तां है ये, छोटा भीम भीम भीम, देखो ना, छोटा भीम भीम भीम, आवारा हूं ना। चलो मैं तुम्हें ये सुना देती हूँ, पल पल। पल पल कौन सा गाना है? कौन सा गाना है पल पल? पल पल दिल के पास, ये बोल रहे हो क्या? चलो वो किसी और दिन सुना दूंगी। अभी मैं अजीब दास्तां तुम्हारे लिए बेटा ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। मैं ट्राई करती हूँ ओके, कि किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थोड़ा गलत हो गया ना। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू बोलने से पहले मेरी जुबान टूट गई। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बता देना लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।